नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रशासनिक गुरुकुल में। और आज हम फिर से लेकर के आए हैं 25 प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि इस बार के बिहार प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स के सर्वाधिक संभावित प्रश्न है। जो इस बार जो 12 फरवरी को एग्जाम है, उसमें आपको इसमें से इस सीरीज में से सर्वाधिक प्रश्न मिलने की संभावना है। तो हमसे जुड़े रहिए। आइए देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। ये योजनाओं संबंधित बीपीएससी अधिकतर प्रश्न पूछता है और ये बिहार की योजना है, इसलिए महत्वपूर्ण भी है। सामाजिक संकेतक से जुड़ी हुई है, स्वच्छता से जुड़ी हुई है, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये है कि इस अभियान के तहत एपीएल यानी अबव पॉवर्टी लाइन और बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से ऊपर और नीचे जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको खुले में शौच से मुक्त बनाना है अगर, तो उन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले एपीएल और बीपीएल परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वो अपने यहाँ शौचालय बनवा सकें। तो कितनी वित्तीय सहायता दी जा रही है ये पूछा गया है। सही आंसर है 12,000 रुपए। और विकसित बिहार के जो 7 निश्चय बनाए गए थे, उस 7 निश्चय में एक निश्चय स्वच्छता से संबंधित ये भी रखा गया था, शौचालय निर्माण घर का सम्मान। उसी के तहत ये लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान है, जिसमें बिना किसी बंधेज विभेद के शौचालय सभी के लिए उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। वित्तीय राशि याद रखिएगा, किन परिवारों को दिया जाता है, एपीएल और बीपीएल परिवारों को। अभियान का नाम क्या है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। और ओपन डिफिकेशन फ्री बनाना है, ओडीएफ से भी ये संबंधित है। अगला प्रश्न है बिहार की एक और ऑपरेशन से, यानी बिहार राज्य में संचालित ऑपरेशन उजाला, ये किससे संबंधित है। तो उजाला जो शब्द है, इससे अधिकतर हम गेस करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जो वैश्यावृत्ति से प्रभावित महिलाओं के लिए, उनके जीवन में सुधार के लिए, उनके जीवन में जो अंधेरा है उससे उजाले की ओर ले जाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। और वैश्यावृत्ति प्रभावित महिलाओं की जीवन सुधार करने से ये अभियान संबंधित है। तो योजना का नाम जरूर याद रखिएगा, ऑपरेशन उजाला, वैश्यावृत्ति से प्रभावित महिलाओं के जीवन में सुधार से संबंधित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खेल समसामयिकी से प्रश्न है कॉमनवेल्थ गेम 2022, यानी हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं राष्ट्रमंडल खेल। पहला एक प्रश्न तो यही बन सकता है कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन वर्ष 2022 में कहाँ हुआ था। तो ये याद रखिएगा, बर्मिंघम में हुआ था। बर्मिंघम में हुआ था। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि पदक तालिका में भारत किस स्थान पर था। तो आंसर है आपका चौथे स्थान पर। ये फाइनल मेडल टैली है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की। कौन सा देश पहले स्थान पर आया, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। तो आपका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। शीर्ष 3 देशों के नाम पूछ सकता है, तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा। भारत की रैंकिंग पूछेगा तो चौथी। इसके अलावा और जो प्रश्न बन सकता है वो बन सकता है कि कितने गोल्ड मेडल, कितने सिल्वर मेडल और कितने ब्रॉन्ज मेडल, या कुल कितने पुरस्कार कॉमनवेल्थ गेमों में भारत को मिले हैं। तो 22 गोल्ड, 22 स्वर्ण पदक, 16 सिल्वर यानी 16 रजत पदक और 23 ब्रॉन्ज यानी 23 कांस्य पदकों के साथ कुल 61 पदक भारत को इसमें मिले थे। और चौथा स्थान भारत का इस सूची में जो मेडल टैली कॉमनवेल्थ गेम्स की थी उसमें था। तो ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, कहाँ हुए थे एक प्रश्न, भारत का स्थान दूसरा प्रश्न, तीसरा पहले स्थान पर देश, चौथा 3 शीर्ष देश कौन से हैं और भारत को कितने कितने पदक मिले हैं और कुल पदकों की संख्या क्या है। यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके इस विषय से बन सकते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किस देश में किया गया। तो ये संयुक्त अरब अमीरात में किया जा रहा है। भारत भी इसमें सहभागिता कर रहा है। इसका आपको देश का नाम याद रखना है। इसके अलावा भारत में जो आयोजन हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये अंतरराष्ट्रीय लिखा है यहाँ पे, इंटरनेशनल बुक फेयर। और भारत में जो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था उसका नाम है वर्ल्ड बुक फेयर, विश्व पुस्तक मेला। तो वर्ल्ड और इंटरनेशनल पे ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जो आप भारत टिक करके चले आए, बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय वाला पूछा गया है। तो इंटरनेशनल बुक फेयर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में, और वर्ल्ड बुक फेयर वो कहाँ पे, तो वो भारत में होता है, न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय जैविक डेटा बैंक की स्थापना कहाँ पर की गई है। तो ये लोगो है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, आईबीडीसी के नाम से भी इसको जाना जाएगा। और इसकी स्थापना की गई है फरीदाबाद में। और भारतीय जैविक डेटा बैंक को आईबीडीसी के नाम से जाना जाता है। आईबीडीसी भारत में लाइफ साइंस डेटा के लिए पहला राष्ट्रीय भंडार है। लाइफ साइंस डेटा के लिए फर्स्ट नेशनल बैंक है, डेटा बैंक है ये। और इसके साथ साथ ही यहां न केवल पूरे भारत से डेटा एकत्रित किया जाएगा, बल्कि पूरे भारत के शोधकर्ताओं तक भी इसके डेटा की पहुंच रहेगी। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला है
इसलिए ये महत्वपूर्ण है। जगह का नाम भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आपका, विदेशों से प्रेषण यानी जो धन आता है विदेशों से, उस धन को प्राप्त करने के मामले में कौन सा देश $100 बिलियन को टच करने वाला है? शीर्ष देश कौन सा है? तो इसमें भारत है। भारत के जो प्रवासी भारतीय हैं वो भारत में धन भेजते हैं और भारत शीर्ष पे है। और वर्ष 2022 के लिए जो अनुमान था, जो कि अब लगभग पूरा हो गया है, वो है आपका $100 अरब का। तो शीर्ष देश भारत है। और शीर्ष 3 देश भी पूछे जा सकते हैं, तो भारत, मैक्सिको और चीन। ध्यान रखिएगा, भारत, दूसरे नंबर पे मैक्सिको है और तीसरे नंबर पे है आपका चीन। तो इसको याद रखना है अगर शीर्ष 3 देश पूछे जाते हैं। और ये प्रवृत्ति भारत में इसलिए भी रही है क्योंकि कोविड के बाद का जो टाइम रहा है, उसमें कोविड के बाद का जो सुधारात्मक काल है, तो उसमें प्रवासी भारतीयों का ये मंतव्य रहा है कि हमें अपने देश में जो लोग हैं उनकी सहायता करनी है, अपने परिवारों की सहायता करनी है। तो जब अर्थव्यवस्थाएं जैसे जैसे खुली विकसित देशों में, तो वहां पे जो प्रवासी भारतीय थे उन्होंने धन भेजना भारत में शुरू कर दिया, जिसके कारण से ये प्रवृत्ति कोविड जैसी स्थिति के बाद भी बनी हुई है। और भारत विदेशी धन प्राप्त करने के मामले में यानी रेमिटेंसेंस को प्राप्त करने के मामले में पहले स्थान पर बना हुआ है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जनसंख्या संबंधित है कि हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल की एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर कितनी है, मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट कितनी है, यह पूछा गया है। तो वर्तमान में जो है ये 97 है। प्रवृत्ति अगर देखें तो 97 ज्यादा लगता है, लेकिन जो पीछे से सुधार अगर हम देखेंगे तो 130 थी वर्ष 2014 से 16 की 15 की अवधि में। और उसके बाद ये जो 97 अभी आई है, ये वर्ष 2018 से 20 की अवधि के लिए ये आया है। और 14 से 16 की जो अवधि थी उसमें ये 130 थी। तो इससे गिरावट देखने को मिली है। सरकार ने इसको अपनी उपलब्धि के रूप में गिनाया है। और कोई भी रिपोर्ट या योजना या कोई सूचकांक जिसमें सरकार अच्छा करती है, उसके प्रश्न आने की संभावना अधिकतर होती है। तो चूंकि इस रिपोर्ट में सराहना की गई है, इसलिए रैंकिंग भी याद रखिएगा और साथ में मातृत्व मृत्यु दर की संकल्पना भी याद रखिएगा कि कितने में कौन सी कितनी महिलाएं उसमें रहती हैं, प्रसव काल के दौरान या बच्चे को जन्म देने के दौरान जो एक निश्चित समय में महिलाओं की संख्या है वो कितनी है, कुल महिलाओं की संख्या में जो उस उम्र की हैं जो प्रसव कर सकती हैं या बच्चा पैदा कर सकती हैं, उसमें प्रसव के दौरान होने वाली मृत्यु या उस गर्भावस्था के दौरान होने वाली मृत्युओं की संख्या मातृत्व मृत्यु दर कहलाती है। अगला प्रश्न है कि कौन से बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की सूची DSIB यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, यानी घरेलू रूप से ये महत्वपूर्ण है। ये तो नाम से समझ में आ रहा है। सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि ये बैंक इतने ज्यादा मजबूत हैं कि अगर ये बैंक किसी भी प्रकार से विफल होते हैं तो उसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए RBI के द्वारा हर वर्ष इनकी सूची जारी की जाती है कि कौन से बैंक इसमें रहेंगे। ये भी एक प्रश्न है कि कौन जारी करता है सूची, रिजर्व बैंक जारी करता है। और इसमें 3 बैंकों को शामिल किया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI और HDFC बैंक। अब चूंकि यहाँ पे तीनों बैंक हैं तो उत्तर हो जाएगा E आपका, उपयुक्त में 1 से अधिक। इसको ध्यान रखिएगा। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, और चूंकि अत्यंत महत्वपूर्ण है इसलिए पूंजी का एक निश्चित हिस्सा इन लोग को हमेशा अपने पास में रखना होता है, जो कि RBI के द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न बिहार से संबंधित है। बंधन बैंक द्वारा हाल ही में अपना पहला करेंसी चेस्ट बिहार के किस जिले में स्थापित किया है? तो बिहार के पटना जिले में पहला करेंसी चेस्ट बंधन बैंक के द्वारा स्थापित किया गया है। ये सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको बस याद रखना है। अगला प्रश्न खेल से है और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पहली बार भारत ने ये थॉमस कप जीता है। थॉमस कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। एक प्रश्न आपका ये है सीधा सीधा कि किस खेल से संबंधित है थॉमस कप, और चूंकि भारत ने पहली बार जीता इसलिए भी महत्वपूर्ण है। विजेता इस बार है 2022 का भारत। तो ये पूरी टीम इसमें खेलती है। और फाइनल जो हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। इंडोनेशिया को भारत ने हराया था फाइनल में, और इस बार का विजेता जो है वो भारत है। अगला प्रश्न अचंता शरद कमल, ये अचंता शरद कमल हैं और इनको सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। अब एक प्रश्न तो सीधा सीधा ये बनता है कि किसको इस बार दिया गया है, तो अचंता शरद कमल को दिया गया है। एक प्रश्न आपका ये हो जाएगा। दूसरा, ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित हैं। इनके खेल जरूर याद रखिएगा और कई श्रेणियों में ये दिया जाता है, क्रिकेट वगैरह में भी लोगों को पहले दिया गया है। तो ये अचंता शरद कमल को इस बार का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, जो कि टेबल टेनिस से
संबंधित हैं। और ये जो पुरस्कार है ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा। मंत्रालय का नाम जरूर याद रखिएगा, खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति हमेशा प्रदान करते हैं इसको। और ये मेजर ध्यानचंद के नाम पे रखा गया है। मेजर ध्यानचंद 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे, तो ये काफी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, इनके बारे में भी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला प्रश्न राष्ट्रीय योजना के संदर्भ में है, डिजिटल शक्ति 4.0 का आरंभ किस संस्थान के द्वारा किया गया है? तो महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा ये किया गया है। और ये साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को और स्त्रियों को और बालिकाओं को सबको सशक्तिकरण बनाने के लिए, सशक्तिकृत करने के लिए ये अभियान लाया गया है। और ये अभियान हाल ही में जब लागू किया गया था, जारी किया गया था, तो रेखा शर्मा जो कि NCW यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन हैं, उन्होंने ये अभियान लागू किया। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि कौन चेयरपर्सन है, तो नाम याद रखिएगा रेखा शर्मा। दूसरा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यक्रम जो प्रारंभ किया है उसका क्या नाम है? डिजिटल शक्ति 4.0। अगला प्रश्न IR से रिलेटेड है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में किस देश द्वारा अपने यहाँ होने वाले चुनावों के लिए आमंत्रित किया गया है? तो नेपाल में हाल ही में प्रतिनिधि सभा और प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए थे। इसमें भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था। सही उत्तर होगा नेपाल। और एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, ये है राजीव कुमार। अगला प्रश्न रिपोर्ट के बारे में, और जो भी रिपोर्ट में भारत अच्छा परफॉर्म करता है वो अधिकतर पूछे जाने की संभावना है। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट हाल ही में आई है, इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत की रैंकिंग 61वीं है। और सुधार क्या हुआ है कि 6 स्थानों का सुधार नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में दिखाई पड़ रहा है, और वर्तमान रैंकिंग जो है वो 61 है। और साथ ही नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 4 क्षेत्रों यानी प्रौद्योगिकी, लोक शासन और प्रभाव, टेक्नोलॉजी, पब्लिक गवर्नेंस और इम्पैक्ट, यानी इनके जो चारों के संतुलित प्रभाव होते हैं, समकारी प्रभाव होते हैं, उनके आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। और ये जो कुल रिपोर्ट थी इसमें जो शामिल कुल देश थे वो थे 131 देश। तो 131 देशों की अर्थव्यवस्थाओं को ये देखा गया कि वो कितना नेटवर्क रेडी हैं, और उसमें भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है इस बार वो 61वां प्राप्त हुआ है। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, समाचारों में चर्चित मार्ग पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो मार्ग का फुल फॉर्म क्या है? मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलेंस और ग्रोथ। तो ये सारी चीजें किससे संबंधित हैं? स्टार्टअप से। जो स्टार्टअप इंडिया योजना चल रही है उससे संबंधित ये पोर्टल है। और स्टार्टअप के लिए पोर्टल है तो सीधी सी बात है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय होगा। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जो DPIIT है उसके द्वारा ये नेशनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म जारी किया गया है, जिसमें पंजीकरण के लिए स्टार्टअप आवेदनों हेतु कॉल सेवा का प्रारंभ भी किया गया है। अगर आप स्टार्टअप का आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें कॉल के द्वारा इस पोर्टल में आप आमंत्रित कर सकते हैं। और मंत्रालय कौन सा है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला प्रश्न द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास से संबंधित है, जिसमें 4 सैन्य अभ्यासों के नाम है। आइए देखते हैं। भारत और कजाकिस्तान, काजिंद, तो ये सही है, जिसमें काज कजाकिस्तान से और इंड जो है इंडिया से लिया गया है, ये ठीक है। गरुण शक्ति, ये काफी बार पूछा हुआ है पहले भी, भारत और इंडोनेशिया के बीच का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, ये भी ठीक है। सूर्य किरण, भारत और नेपाल के बीच में। नसीम अल बहर, भारत और ओमान के बीच में हाल ही में संपन्न हुआ, ये करंट से भी रिलेटेड है। तो ये चारों जो हैं सभी युग्म सुमेलित हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में 1 से अधिक। ये चारों याद रख लीजिएगा। इसमें से इंडिविजुअल यानी एक से भी प्रश्न सीधे सीधे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको एक ही प्रश्न में समाहित करके ये कई सारे युद्धाभ्यास जो है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हैं वो यहाँ पे दिए गए थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चित शब्दावली से है, फुजीवारा प्रभाव ये किससे संबंधित है? तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से कैसे? फुजीवारा इफेक्ट में क्या होता है कि 2 उष्णकटिबंधीय चक्रवात अगर एक दूसरे की तरफ गति करते हैं और इनके मिलने से अगर किसी सुपर टाइफून का निर्माण होता है, मर्ज हो जाते हैं दोनों, तो वो जो प्रभाव कहलाता है इनके मर्ज होने का वो कहलाता है फुजीवारा इफेक्ट। ये एक जापानी वैज्ञानिक थे सकुही फुजीवारा, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। अगला प्रश्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से कई बार
चर्चित शब्दावली जो विज्ञान प्रौद्योगिकी है वो बीपीएससी का ट्रेंड रहा है पूछने का, तो उसी संबंधित इस बार ज़ॉम्बी वायरस के पुनर्जीवित होने और उसके संक्रमण से होने वाली महामारी की संभावना पर चिंता जताई गई है। ये कहाँ खोजा गया है? तो रूस में जो आपका जमा हुआ क्षेत्र है यानी परमाफ्रॉस्ट का जो क्षेत्र है वहां पे हाल ही में ये ज़ॉम्बी वायरस की खोज की गई है। यानी 13 नए जो पैथोजेंस हैं, रोगजनक हैं, उनकी जो समूह है उसको ज़ॉम्बी वायरस कहा गया है। और परमाफ्रॉस्ट में कई दशक तक यानी हजारों साल तक दबे होने के बावजूद भी ये संक्रामक हैं अभी तक। परमाफ्रॉस्ट में इतनी ठंड में भी इतने साल तक जमे होने के बाद भी आज भी संक्रामक हैं, और जब परमाफ्रॉस्ट धीरे धीरे पिघल रही है तो ये उभर कर सामने आ रहे हैं और इनसे महामारी फैलने की चिंता जताई जा रही है। इस कारण से ये चर्चा में है। कहाँ खोजा गया इनको? हाल ही में रूस में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे कई सारे प्रसिद्ध नाम दिए हैं लेकिन इसमें से कोई भी इसका राइटर नहीं है, उपयोग में से कोई नहीं। तो इस पुस्तक के बारे में, ये पुस्तक 30 से अधिक लेखकों के द्वारा लिखी गई है और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR यानी भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा ये प्रकाशित की गई है। इसमें 30 लेखकों ने अलग अलग 30 लेख लिखे हैं जिनको 6 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें आपके प्रमुख भाग हैं पुरातत्व, साहित्य, मुद्रा शास्त्र एक भाग है, दूसरा गढ़ महाजनपद के बारे में है, तीसरा भक्ति और संप्रदाय के बारे में है, चौथा प्रजातांत्रिक वादों के बारे में है, और पांचवां जनजातियों के बारे में है, और छठवां लोकतंत्र के बारे में है। तो ये सारे लोकतंत्र के सशक्त पहलू रहे हैं, चाहे वो मुद्रा हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे परंपरा हो, चाहे वो भक्ति हो या लोकतांत्रिक प्रणालियां हो। तो ये लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत को स्थापित करते हैं, इसलिए पुस्तक प्रसिद्ध है। एक और प्रश्न सीधे सीधे ये भी बन सकता है आपसे कि ये किसके द्वारा निकाली गई है? तो ये ICHR के द्वारा निकाली गई है और इसके जो मुख्य संपादक के नाम अगर आपसे पूछे जाते हैं तो राघवेंद्र तंवर ये ICHR के चेयरमैन हैं और मेंबर सेक्रेटरी ICHR उमेश अशोक कदम। तो ये प्रमुख संपादक के रूप में इनका नाम है, लेकिन लेखक इसके 30 से अधिक हैं, इसलिए सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, रक्षा प्रौद्योगिकी की समाइकी से प्रोजेक्ट 75 के तहत 5वीं स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी, स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 भारत को निर्मित करनी थी, जिसमें से 5वीं जो है अभी हाल ही में लॉन्च की गई, जिसका नाम आपसे यहाँ पे पूछा गया है, उसका नाम है INS वागीर। तो प्रोजेक्ट नेम क्या है? प्रोजेक्ट 75 इज द नेम ऑफ द नेवी स्कॉर्पियन प्रोग्राम एट MDL मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड। फॉलोइंग आर इट्स 6 सबमरीन्स एंड देयर स्टेजेस। तो 6 सबमरीन इसमें आपको मिलने वाली है भारत को। इसमें पहली थी कलवरी जो कि दिसंबर 2017 में कमीशन की गई, दूसरी खंदेरी जो सितंबर 19 में, तीसरी INS करंज जो दिसंबर 2020 में, चौथी INS वेला जो दिसंबर 2021 में, 5वीं हाल ही में जो आई है INS वागीर दिसंबर 2022 में, और अगली जो आने वाली है वो है INS वागशीर, ये वर्ष 2023 तक मिल जाएगी भारत को। और इन सभी का निर्माण कहाँ हुआ है? मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में हुआ है। इसके अलावा पनडुब्बी की और भी श्रेणियां हैं, जैसे एक प्रमुख श्रेणी है आपकी सिंधु घोष। तो जो भी सिंधु घोष, सिंधु दुर्ग, इस तरीके की पनडुब्बियां हैं वो सिंधु घोष श्रेणी में मानी जाती हैं। ये जितनी भी हैं आपकी INS कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागशीर, ये सारी स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां मानी जाती हैं। तो अलग अलग श्रेणी की पनडुब्बियां भारत के पास में है। तो ये आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट 75 में स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी में हाल ही में INS वागीर को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड, चूंकि ये भारतीय को मिला इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, विदेशी पुरस्कार है श्री श्री रविशंकर को। ये आध्यात्मिक नेता हैं, वैश्विक स्तर पर मानवता की वकालत करने वाले श्री श्री रविशंकर को अमेरिका के एक शहर मेम्फिस में राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है, एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड, श्री श्री रविशंकर को। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य संरक्षक नियुक्त किया गया है? तो चीफ पैट्रन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी नालसा की बात हो रही है यहाँ पे। तो न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, इनको हाल ही में नालसा का मुख्य संरक्षक नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी जो नालसा है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1995 में। ये भी पूछा जा सकता है, 1995 में की गई थी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा। और ये क्या करता है कि कानूनी सहायता कार्यक्रम वो कितनी प्रभावशाली से चल रहे हैं, उनकी निगरानी कैसे की जाएगी, समीक्षा कैसे की जाएगी, ये सारी चीज़ें।
और अधिनियम के तहत कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए कौन कौन से नियम और सिद्धांत का विकास किया जा सकता है, वो सारे काम ये नालसा करता है और इसके मुख्य संरक्षक हाल ही में न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, जेसीबी प्राइज ऑफ लिटरेचर 2022 से सम्मानित उपन्यास नेमत खाना के लेखक हैं। तो नेमत खाना वास्तविक बुक का नाम है और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन आया था द पैराडाइज ऑफ फूड, इस नाम से भी पूछा जा सकता है, इसको भी जरूर याद रखिएगा। द पैराडाइज ऑफ फूड, इसके लेखक कौन है? खालिद जावेद। ये खालिद जावेद जी, मिलते जुलते नाम भी इस तरीके से दिए जा सकते हैं या कुछ फेमस नाम भी दिए जा सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो इन चीज़ों को जरूर ध्यान में रखिएगा। एग्जाम हैंडलिंग टेक्निक्स हैं ये सब, तो जहां फैक्चुअल क्वेश्चन है वहां पे भी कोई ऐसा गैस मत कीजिए। खालिद जावेद द पैराडाइज ऑफ फूड या नेमत खाना के लेखक है, जिनको जेसीबी प्राइज ऑफ लिटरेचर 2022 हाल ही में प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में समाचारों में चर्चित गोल्डन ब्लड को किस नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन ब्लड जो है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है, चर्चित शब्दावली है, बीपीएससी का पैटर्न का ट्रेंड यही है। तो RH नल के नाम से जाना जाता है, यानी इसमें कोई भी RH फैक्टर नहीं होता है। जैसे इसमें नेगेटिव RH फैक्टर है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये RH फैक्टर, इसमें कोई भी RH फैक्टर जिस ब्लड ग्रुप में नहीं होता है उसको हम बोलते हैं RH नल या गोल्डन ब्लड। और गोल्डन ब्लड जो है इंसानों के शरीर में पाए जाने वाला एक दुर्लभ यानी रेयर ब्लड ग्रुप है और दुनिया के महज 45 लोगों में ये ब्लड ग्रुप पाया जाता है और ये इतना महंगा है कि इसके एक बूंद खून की कीमत 1 ग्राम सोने के बराबर होती है, इसलिए इसको गोल्डन ब्लड कहा जाता है। और ये सभी रक्त समूह वाले व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है, जैसे O नेगेटिव भी सभी कुछ दिया जा सकता है, इसलिए ये भी दिया जा सकता है। लेकिन एक भिन्नता ये है इसमें कि O नेगेटिव में RH फैक्टर नेगेटिव होता है, लेकिन इसमें कोई भी RH फैक्टर नहीं होता है। अगला प्रमुख प्रश्न, समाचारों में चर्चित ऑपरेशन मेघ चक्र निम्न में किस विषय से है? तो मेघ चक्र से मिलते जुलते जो ऑप्शन है उनसे आपको प्रभावित नहीं होना है, जैसे कृत्रिम वर्षा नहीं है, किसानों को वर्षा की जानकारी नहीं है, बाल यौन शोषण से ये संबंधित है। तो इंटरपोल जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के नाम से भी जाना जाता है जिसको, तो इंटरपोल और भारतीय एजेंसी CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को इंटरपोल के द्वारा जो सूचना दी जाती है उसके माध्यम से CBI के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन मेघ चक्र, और ये बाल यौन शोषण से संबंधित है। यानी जो इंटरनेट पे बाल यौन शोषण सामग्री है उसका प्रचार प्रसार और उसको साझा करने के जो लोग काम करते हैं उनके खिलाफ संचालित ये एक अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया लेवल का ऑपरेशन है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में अगले 25 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ में, जो आपकी 12 फरवरी के एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अंतिम चयन आपका जरूर BPSC में सुनिश्चित करेंगे। प्रशासनिक गुरुकुल से जुड़ने के लिए हार्दिक धन्यवाद। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल प्रशासनिक गुरुकुल।